आज आप लोग मानव रक्त के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो मानव रक्त होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है और शरीर के भार का 7% रक्त होता है और वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है और रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होता है, यानी आधे लीटर जो है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक ना। अब मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। जो प्लाज्मा होता है यह मानव रक्त का 60% भाग होता है और प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है जल होता है। प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। 7% भाग प्रोटीन होता है, 10.9% भाग आपका लवण होता है और 10.1% भाग ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का कार्य जो है, हमारे मानव रक्त में जो प्लाज्मा का कार्य है, शरीर के अंदर जो प्लाज्मा का कार्य है, पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना, ये प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है। प्लाज्मा में एक और तत्व पाया जाता है, सेरम। और सेरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। ठीक ना। तो प्लाज्मा के विषय में भी आज जान गए। अब दूसरा जो पदार्थ रुधिराणु है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त प्लेटलेट्स यानी रक्त बिंबाण। तो सबसे पहले इस जो मैंने पॉइंट बताया है इसको पहले आप लिख लीजिए। जैसे मानव रक्त क्या है? मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसे शरीर के निर्माण में कोशिका है, ऊतक है, शरीर के अंग है, फिर शरीर का निर्माण होता है। अनेक कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से शरीर के अंगों का निर्माण होता है और अंग मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जो रक्त है एक तरल संयोजी यानी द्रवावस्था में है, ठीक ना। तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा पॉइंट, यह शरीर के भार का 7% होता है। यह शरीर के भार का 7% होता है, 7% होता है। तीसरा पॉइंट, इसका पीएच मान 7.4 होता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है, रक्त क्षारीय होता है। इसको भी एक पॉइंट बना सकते हैं, रक्त क्षारीय होता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। अगला पॉइंट आप देख लेंगे, महिलाओं में
पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होता है। ठीक ना। अब देखेंगे कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ, 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। अब प्लाज्मा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। प्लाज्मा, अब देखिए प्लाज्मा में जो होता, प्लाज्मा जो है ये मानव रक्त का 60% भाग होता है। यह प्लाज्मा क्या होता है? मानव रक्त का रक्त का 60% भाग होता है। जिसमें 90% भाग जल होता है। भाग क्या होता है? जल होता है। 7% भाग प्रोटीन होता है। 0.9% भाग लवण होता है, यानी नमक जिसको कहते हैं। 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अब देखिए प्लाज्मा का जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन कराना, शरीर में संवहन करना प्लाज्मा का कार्य है। ध्यान देंगे एक बार और। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह शरीर के भार का 7% होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है। यह वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा 1/2 लीटर कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराण। ठीक। अब प्लाज्मा के विषय में जानकारी हासिल करेंगे आप। मानव रक्त का 60% भाग होता है। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग होता है? 60% भाग होता है। जिसमें 90% भाग जल होता है, 7% भाग प्रोटीन होता है, 0.9% भाग लवण होता है, 0.1% भाग ग्लूकोज होता है। और प्लाज्मा का जो कार्य है, पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करना प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है। अब देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं। अब प्लाज्मा में एक सेरम पाया जाता है। सेरम क्या होता है? सेरम तो सेरम जो है ये जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है। तो शेष प्लाज्मा को
सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। अब देखिए रुधिराणु के विषय में जाना है। प्लाज्मा तो हो गया, और रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा जिसके विषय में आप जान गए, और दूसरा रुधिराणु है। दूसरा क्या है? रुधिराणु। रुधिराणु। अब देखिए यह 3 प्रकार का होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। पहला लाल रक्तकण, लाल रक्तकण। दूसरा श्वेत रक्तकण, श्वेत रक्तकण। और तीसरा रक्त प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स, यानी रक्त बिंबाणु, यानी रक्त बिंबाणु। ठीक ना? अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। जैसे लाल रक्तकण के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। लाल रक्तकण, लाल रक्तकण। अब इसमें देखेंगे, अब लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा को छोड़कर, ऊंट और लामा को छोड़कर, यहां ध्यान दीजिएगा। यानी जो लाल रक्तकण है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में अपवाद स्वरूप केवल ऊंट और लामा के आरबीसी में ही ये आपका केंद्रक पाया जाता है। अब अगला पॉइंट लाल रक्तकण से आप जानेंगे कि इसका निर्माण कहां होता है, यानी शरीर में इसका निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, यानी हमारे शरीर में कहां निर्माण होता है आरबीसी का? यानी अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। 20 से 120 दिन होता है। ठीक है? और इसका मृत्यु कहां होता है? मृत्यु यकृत और प्लीहा में होता है। कहां होता है? यकृत और प्लीहा। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा गया है। आरबीसी का कब्र कहा गया है। ठीक ना? लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण आपका कहां होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। लेकिन भ्रूणावस्था के समय में, लेकिन भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत एवं प्लीहा। यहां ध्यान दीजिएगा। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। सेरम तो जान गए। रुधिराणु के विषय में यह 3 प्रकार का होता है। पहला लाल रक्तकण, दूसरा श्वेत रक्तकण, उसके बाद तीसरा रक्त प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक ना? अब इसमें पहला आप देख रहे हैं कि लाल रक्तकण के विषय में आप जानकारी हासिल कर रहे हैं अभी। तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। अन्य स्तनधारियों के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप इसमें ऊंट है और लामा है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का निर्माण, लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मृत्यु इसका यकृत और प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा गया है। लेकिन भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक ना? अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब अगला पॉइंट यहां आरबीसी का रंग लाल,
तो आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन दोनों है। हिम धन ग्लोबिन, हिम धन ग्लोबिन। हिम माने लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। यहां तात्पर्य हिम से लोहा से है, और हिम माने बर्फ भी होता है, लेकिन हीमो का तात्पर्य लोहा से है। और ये जो ग्लोबिन देख रहे हैं, इसका तात्पर्य प्रोटीन से है। यानी ग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है प्रोटीन है, और हिम जो है लोहा है। तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा और प्रोटीन पाया जाता है, और इसी के कारण जो है लाल रक्त कणिका का रंग लाल होता है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है, तो हाइपोकोजिया नामक रोग होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त के अंदर ऑक्सीजन को बनाए रखना। ठीक ना? तो ये आपका कारण हीमोग्लोबिन है, यानी आरबीसी का रंग लाल का जो कारण है हीमोग्लोबिन है। अब यहां देखेंगे, हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता रोग होता है। रक्त क्षीणता, इसको एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया रोग होता है। अब आइए देखिए अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह तत्व का नाम हीमाइटिन है। क्या है? हीमाइटिन। यानी हीमोग्लोबिन में जो यानी लौह तत्व पाया जाता है, उसका नाम हीमाइटिन है। अब अगला पॉइंट देख लेंगे, थैलीसीमिया नामक रोग में, थैलीसीमिया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैलीसीमिया नामक रोग में आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। ठीक ना? अब अगला पॉइंट, आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। मीटर से ज्ञात किया जाता है। तो आरबी से संबंधित ये प्रश्न आपको बता दिए गए, पॉइंट बता दिए गए। एक बार और देख लीजिए, आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हिम जो है लोहा है, ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला जो लौह तत्व है, उसका नाम है हीमाइटिन। थैलीसीमिया नामक जो रोग होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है? अब देखिए आरबीसी के निर्माण में सहायक तत्व। अगला पॉइंट, आरबीसी के निर्माण में
सहायक तत्व। तो आरबीसी के निर्माण में जो सहायक तत्व है, प्रोटीन है, आयरन है, फोलिक एसिड है, और विटामिन B12 है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबाइलोमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाइलोमिन। ठीक ना? तो ये आरबीसी से संबंधित जो भी आपको तथ्य दिया गया। अब देखेंगे अगला जो रुधिराण है, WBC है। दूसरा रुधिराण क्या है? श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कण। देखिए ये इसका आकार जो होता है अमीबा की तरह होता है। आकार कैसा होता है? अमीबा की तरह। अमीबा की तरह होता है। अब देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है और लिम्फ नोड में होता है। लिम्फ नोड। इसका जीवन काल कितना है? जीवन काल, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन है। कितना है? 2 से 4 दिन। मृत्यु कहाँ होता है? मृत्यु रक्त के अंदर। रक्त के अंदर। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण तो WBC का 60 से 70% भाग, 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं से बना है। ठीक ना? और इसका कार्य क्या है? शरीर को रोगों से रक्षा करना। शरीर को रोगों से रक्षा करना इसका कार्य क्या है? शरीर को रोगों से रक्षा करना। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट है और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका का नाम टी लिम्फोसाइट है। यहां ध्यान देंगे, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट। सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका टी लिम्फोसाइट है। कौन सा है? टी लिम्फोसाइट। ठीक ना? इसका कार्य देख लेंगे। शरीर को पहला कार्य देख लेंगे, शरीर को रोगों से रक्षा करना। रोगों से
रक्षा करना। दूसरा कार्य घाव को भरना। एक कार्य ये भी है, जैसे विटामिन सी घाव को भरता है, ये भी घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिए, श्वेत रक्त कणिका आकार अमीबा की तरह होता है, निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, जीवन काल 2 से 4 दिन होता है और मृत्यु रक्त के अंदर हो जाता है। निर्माण इसका WBC का निर्माण जो होता है 60 से 70% भाग जो इस होता है न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, कार्य शरीर को रोगों से रक्षा करना। ठीक ना, देखिए कार्य 2 जगह दिखा दिया हूं, यहां ही समझिए। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट है और सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका टी लिम्फोसाइट है। कार्य शरीर को रोगों से रक्षा करना, घाव को भरना। अब चलेंगे रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स अब देखेंगे कि इसका निर्माण कहां होता है। निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा। इसका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल, तो जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। 3 से 5 दिन होता है। मृत्यु कहां होता है? तो मृत्यु प्लीहा में होता है, अस्थिमज्जा की तरह, आरबीसी की तरह। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है? कार्य अगर देखेंगे तो इसका कार्य रक्त को जमने में सहायता करना, रक्त को जमने में सहायता करना। रक्त को जमने में सहायता करना। अब देखेंगे कि मानव रक्त जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, कटने के बाद क्यों जम जाता है। तो देखिए, हिपैरिन नामक एक प्रोटीन जो हमारे रक्त में विद्यमान होता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन जो हमारे रक्त में विद्यमान होता है, वही हमारे नसों में रक्त को जमने नहीं देता है। लेकिन जब कहीं शरीर का कोई अंग कट जाता है तो जब रक्त शरीर से बाहर निकलता है तो वायु से क्रिया करके हिपैरिन नष्ट हो जाता है। और जब हिपैरिन नष्ट हो जाता है तो वहां पर जो विटामिन के की उपस्थिति में जो यकृत फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है वह हावी हो जाता है और विटामिन के भी उपस्थित हो जाता है। तो बाहर आने पर फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, विटामिन के की उपस्थिति में रक्त क्या होता है? जम जाता है। और वायु से जब रक्त क्रिया करता है तो उसमें जो हिपैरिन है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन अंदर नष्ट नहीं होता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, यानी हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। और रक्त को जमाने में जो सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्राम्बिन है और विटामिन के। ठीक, अब आप देखेंगे रक्त का कार्य। रक्त का कार्य क्या है?
अब एक यहाँ थोड़ा एक और बात ध्यान देंगे, जो डेंगू ज्वर होता है, डेंगू फीवर, उसमें इसकी संख्या घट जाती है, रक्त प्लेटलेट्स की। रक्त प्लेटलेट्स की क्या होती है? संख्या घट जाती है, थकान महसूस होता है, कमजोरी हो जाता है, रोगी चल नहीं पाता है, ठीक ना। रक्त का कार्य, पहला कार्य इसका लिखेंगे, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को बाहर निकालना है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, पचे हुए भोजन, हार्मोन, अन्य उत्सर्जी पदार्थ का शरीर में संवहन करना। अगला, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, घाव को भरना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना, शरीर के अंगों में सहायता करना, ये आपके रक्त के कार्य है। तो आज तक यहीं तक रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में आपको रक्त समूह बताया जाएगा। धन्यवाद।